नमस्कार, मैं धर्मराज साहू M24/7 की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय फिजिक्स में मोशन पढ़ रहे हैं, गति स्टार्ट किए थे और हमने इसमें आपको दूरी और विस्थापन के बारे में बता दिया था, चाल के बारे में बता दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेग के बारे में। वेलोसिटी, वेग क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। आपसे एग्जाम में पूछता है वेग का मात्रक। मात्रक क्या होता है वेग का? तो वेग का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। यानी वेग का मात्रक और चाल का मात्रक दोनों का मात्रक क्या होता है? समान होता है। तो इस चीज को भी हम लिख सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में और पूछता है वेग क्या है, तो वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। वेग का विमा कितना होगा? विमा, तो विमा भी कितना हो जाएगा? मीटर को किससे लिखते हैं? यल से, और समय को किससे लिखते हैं? टी से। तो यल और टी के पावर -1। क्लियर है ना? यानी वेग का मात्रक और चाल का मात्रक दोनों का मात्रक समान होता है। आपसे पूछेगा वेग कैसी राशि है? सदिश राशि की अदिश राशि है? वेग कैसी राशि है? तो वेग आपका सदिश राशि है। सदिश राशि याद रखेंगे सभी लोग। वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि। जबकि चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश। चाल कैसी राशि है? अदिश। किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए। अब बात करते हैं वेग कितने प्रकार के होते हैं। तो वेग कितने प्रकार के होते हैं? तो वेग भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है औसत वेग, एक होता है नियत वेग, और दूसरा क्या होता है? अनियत वेग। अनियत वेग। नियत वेग कब होगा? अच्छा, वेग कैसी राशि? वेग आपका सदिश राशि है। तो वेग अगर सदिश राशि है तो वेग का मात्रक क्या हो सकता है? वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। यानी हम लिख सकते हैं जो वेग होता है, वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और हमने आपको बताया जो विस्थापन होता है उसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीन हो जाएगा। जब विस्थापन का मान धनात्मक होगा तो वेग का भी मान धनात्मक आएगा। जब विस्थापन का मान शून्य तो वेग का मान शून्य। जब विस्थापन का मान ऋणात्मक तो वेग का भी मान क्या आएगा? ऋणात्मक। नियत वेग का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी। तो नियत वेग कब होगा? नियत वेग होने का मतलब है, क्योंकि वेग किस पर निर्भर है? वेग सदिश राशि है। और जो सदिश राशि होता है, सदिश, वो किस पर निर्भर होता है? वो आपके परिमाण पर भी निर्भर होता है। परिमाण पर भी निर्भर होता है और दिशा पर भी निर्भर होता है ना। तो जो नियत वेग होगा, तो नियत वेग कब होगा? नियत वेग होने के लिए परिमाण भी कांस्टेंट होना चाहिए और दिशा भी कांस्टेंट होना चाहिए। यानी नियत वेग तब आएगा जब दिशा और परिमाण दोनों समान हो, ना बदले। सही है ना? तो नियत वेग कब होगा? जब दिशा और परिमाण दोनों समान हो, अर्थात दोनों नियत हो। अर्थात दोनों नियत हो। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक का मान बदल जाएगा तो वेग क्या होगा? बदल जाएगा। दूसरा क्या है? अनियत वेग, वेरिएबल वेलोसिटी। अनियत वेग कब होगा? तो अनियत वेग होने के लिए क्या क्या शर्त है? तो पहला हम ये कह सकते हैं कि अनियत वेग कब होगा?
जब उसका परिमाण बदल जाए, सही ना, जब परिमाण बदल जाए। दूसरा क्या है, जब दिशा बदल जाए, जब दिशा बदल जाए। और तीसरा क्या है, जब दोनों बदल जाए, दोनों बदल जाए, यानी दिशा और परिमाण दोनों बदल जाए। तो अनियत वेग होने के लिए क्या शर्त है, अनियत वेग होने के लिए शर्त है जब परिमाण बदलेगा तो भी वेग का मान बदल जाएगा, जब दिशा बदलेगा तो भी वेग का मान बदलेगा, और जब परिमाण या दिशा दोनों बदल जाएगा तो भी वेग का मान बदल जाएगा। तो वेग कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, एक नियत वेग और एक अनियत वेग। नियत वेग जब दिशा और परिमाण दोनों बदले, अनियत वेग सॉरी नियत वेग कब होगा, जब दिशा और परिमाण दोनों का मान नियत हो, ना बदले, तो कौन सा वेग कहेंगे, नियत वेग। अनियत वेग होने के लिए क्या क्या शर्त है, या तो दिशा बदल जाए, या परिमाण बदल जाए, या फिर दोनों बदल जाए। किसी को तो कोई दिक्कत हो बताइए। अगला लिखिए त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है, त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल, वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। यानी हम कह सकते हैं ए बराबर डेल वी बाई डेल टी, ये कहेंगे ना। आपसे पूछेगा त्वरण का मात्रक कितना होता है, त्वरण का मात्रक, मात्रक कितना होगा, तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक क्या होता है, यानी वेग का मात्रक ये ना, यानी v2 माइनस v1, ये तो वेग परिवर्तन है, बटा क्या लिखेंगे, समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, बटा समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो त्वरण का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी नीचे है, नीचे रहेगा ना, तो सेकंड गुणे सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रहेगा ना सभी को, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब से पूछेगा त्वरण का विमा कितना होता है, विमा, तो विमा क्या बताएंगे, मीटर का विमा यल, सेकंड का विमा किससे लिखते हैं, टी से, तो समय का विमा टी के पावर माइनस टू, तो यल टी के पावर माइनस टू। आप बताना समय, ये जो सॉरी त्वरण कैसी राशि है, त्वरण कैसी राशि है, सदिश की अदिश, तो त्वरण भी आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है सदिश और अदिश में, सदिश कभी भी सिंगल में नहीं होगा, सदिश होने के लिए हमेशा डबल होना चाहिए। तीन अगर राशियां हैं तो तीन राशियों में सदिश राशियां हमेशा डबल होगा, सिंगल नहीं होगा। डेल भी बराबर कितना होता है, तो वेग, वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। समय कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश। जितने मूल मात्रक होते हैं वो सब कैसी राशि है, अदिश। तो सदिश एक बार सदिश है, एक बार अदिश है। हमने कहा सदिश कभी भी सिंगल नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला भी कौन सा होगा, सदिश होगा, यानी सदिश दो बार होना चाहिए तीन में, जनरली पहचान लेंगे ना। आपसे एग्जाम में पूछता है वेग जो त्वरण होता है, त्वरण होने के लिए क्या आवश्यक है, तो त्वरण होने के लिए वेग में परिवर्तन होना आवश्यक है। त्वरण तभी होगा जब वेग में परिवर्तन होगा।
क्वेश्चन पूछता है त्वरण होने के लिए आवश्यक शर्त है। त्वरण होने, लिखिए क्वेश्चन, त्वरण होने के लिए आवश्यक शर्त, त्वरण होने के लिए आवश्यक शर्त है। पहला ऑप्शन है वेग समान होना चाहिए, वेग समान होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है वेग असमान होना चाहिए। होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, से कोई नहीं। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों सही है। तो त्वरण होने के लिए क्या आवश्यक शर्त है? त्वरण होने के लिए वेग कैसा होना चाहिए? असमान। त्वरण की परिभाषा भी लिखे है ना, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण की परिभाषा क्या लिखे हैं? त्वरण की परिभाषा भी हमने लिखा था, वेग परिवर्तन की, वेग परिवर्तन की दर। क्लियर रहेगा ना, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसलिए वेग कैसा होना चाहिए? परिवर्तित होना चाहिए, वेग असमान होना चाहिए। और असमान होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? या तो परिमाण बदल जाए, या दिशा बदल जाए, या फिर दोनों बदल जाए। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, एग्जाम में पूछता है यदि किसी पिंड का वेग, किसी पिंड का वेग 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो पिंड पर उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। पिंड पर उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। यदि किसी पिंड का वेग 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है, किसी पिंड का वेग 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो पिंड पर उत्पन्न त्वरण कितना होगा? चलिए आपका ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आएगा? तीसरा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगा। वेग में परिवर्तन कितना है? वेग में परिवर्तन कितना है? 15 से 10 का, यही ना, या 10 से 15 का, ये तो कहेंगे। कितने समय में? 5 सेकंड में। 15 में से 10 घटाएंगे 5, 5/5 बराबर कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पिंड का त्वरण कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को दिक्कत हो बताइए। अगला लिखिए गति के समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गति का समीकरण। गति का समीकरण। गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। गति के कितने समीकरण हैं? बताइए, गति के कितने समीकरण हैं? गति के
3 समीकरण है। तो गति के कितने समीकरण हैं? 3। आपसे पूछता है गति का समीकरण किसने दिया था? गति का समीकरण, देखिए ध्यान रखना सभी लोग, अगर आपसे पूछता है गति का समीकरण किसने दिया था, तो गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था। और गति का नियम किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। तो गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने, ध्यान रहेगा ना। गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने। गति के कितने समीकरण दिए? 3 समीकरण। गति का पहला समीकरण कौन सा है? तो गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। गति का दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर रहेगा ना। क्रम आपको नहीं बदलना है, किसी भी क्रम में किसी भी समीकरण को आपको नहीं लिखना है। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जहां पर क्या है, जहां पर v क्या है, जहां पर अगर हम v की बात करें तो v क्या है? अंतिम वेग। अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। क्लियर है ना। t क्या है? t क्या है? समय। s क्या है? विस्थापन। बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। आपसे एक सवाल पूछता है कि जो गति का समीकरण है ये किस त्वरण पर लागू होता है? समान त्वरण पर कि असमान त्वरण पर गति का समीकरण लागू होता है? से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लिखिए क्वेश्चन, इधर हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है गति का समीकरण लागू होता है। पहला ऑप्शन है समान त्वरण पर, समान त्वरण पर। दूसरा ऑप्शन है असमान त्वरण पर। तीसरा ऑप्शन है दोनों पर। और चौथा ऑप्शन है किसी पर नहीं, उपर्युक्त किसी पर नहीं। बताइए, जो गति का समीकरण आपने लिखा है 3 समीकरण, ये किस त्वरण पर लागू होता है? समान त्वरण पर, असमान त्वरण पर, या दोनों में से किसी पर भी नहीं? हाँ, तो गति का समीकरण किस पर लागू होता है? समान त्वरण पर। जो ये गति का समीकरण है ये किस पर लागू होगा? समान त्वरण पर। ध्यान रहेगा सभी को, गति का समीकरण किस पर लागू होता है? समान त्वरण पर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? इसके बाद आपसे एक चीज और पूछता है, जो गति का समीकरण है किसके किसके बीच संबंध बताता है? जैसे आपसे पूछेगा गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है, और गति का तीसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है। तो ध्यान रखना सभी लोग, गति का जो पहला समीकरण होता है ये वेग और समय के बीच संबंध बताता है। वेग और समय के बीच संबंध बताता है। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? विस्थापन और समय के बीच। विस्थापन और समय के बीच। और गति का तीसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? विस्थापन और, हाँ मतलब ये वेग और विस्थापन के बीच, या विस्थापन और वेग के बीच। क्लियर है ना। किसके किसके बीच संबंध बताएगा? तो ध्यान रखना है, जो पहला लेटर है और जो अंतिम लेटर है इसी के बीच संबंध बताएगा। वेग और समय के बीच गति का पहला समीकरण, विस्थापन और समय के बीच गति का दूसरा समीकरण, वेग और विस्थापन के बीच गति का तीसरा समीकरण। ध्यान रहेगा ना। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच, विस्थापन और समय के बीच दूसरा वाला, वेग और विस्थापन के बीच तीसरा वाला। किसी को कोई डाउट हो?
याद कर लेंगे ना सभी लोग। गति का पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने। गति का समीकरण किस त्वरण पर लागू होता है? समान किया समान, समान त्वरण पर। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? वेग और समय के बीच। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? विस्थापन और समय के बीच। गति का तीसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? वेग और विस्थापन के बीच। क्लियर है ना यहां तक? कोई दिक्कत?